नमस्कार। ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं ग्लोबल एनजीओ प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। आज हम जिस ग्लोबल एनजीओ की बात करेंगे वो है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों और साथ ही कुछ अन्य समृद्ध देशों से हाल ही में प्रार्थना की है कि वे सस्ते कीमत वाली कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के पेटेंट छूट संबंधी प्रस्ताव का विरोध न करें। चूंकि इस विषय पर WTO की एक बैठक होनी है, इसीलिए ऐसा अनुरोध किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं कि WTO बौद्धिक संपदा अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दे ताकि कोविड-19 वैक्सीन और अन्य नई प्रौद्योगिकी निर्धन देशों तक पहुंच सके। दूसरे शब्दों में पेटेंट नियम जेनेरिक कोविड ड्रग्स के लिए बाधा न बन सकें, इसकी अपील डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने की है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गठन 1971 में हुआ था। पत्रकारों और डॉक्टरों के एक समूह ने इसका गठन किया था। इसके कार्यों और भूमिकाओं के महत्व का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि इसे 1999 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य या भूमिका विभिन्न देशों में मुसीबत में घिरे लोगों, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के भुक्तभोगियों, सशस्त्र संघर्षों के भुक्तभोगियों, महामारियों, युद्धों के भुक्तभोगियों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना है। और ऐसी मदद देने के क्रम में यह नस्ल, धर्म, प्रजाति या राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक यूनिवर्सल मेडिकल एथिक्स के नाम पर, साथ ही मानवाधिकारवादी सहायता के अधिकार के नाम पर निष्पक्षता और भेदभाव रहित होकर विश्व भर के देशों के नागरिकों को सहायता देता है। इसे इंडिविजुअल डोनेशन मिलता है। इंडिविजुअल डोनेशन के चलते इसे ज़्यादा सहायता मिल पाती है, इसका वित्तीय तंत्र मजबूत हो पाता है। इससे प्राइवेट कंपनियां इसे डोनेशन देती हैं, फाउंडेशंस देते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग कम ही होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट इसे कम मिलता है, केवल 2% इसे गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है। इसकी एक ख़ास बात है कि यह नीतिगत स्तर पर कुछ खास कंपनियों से डोनेशन या वित्तीय सहायता नहीं लेता, जैसे फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़, तेल, प्राकृतिक गैस, गोल्ड और डायमंड निष्कर्षण करने वाली कंपनियां, टोबैको कंपनियां और हथियारों के विनिर्माताओं से। 2016 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने EU और इसके सदस्य देशों, साथ ही नॉर्वे से फंड लेना बंद कर दिया था, जिसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि EU और इन देशों की प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी वो कठोर थीं, इनसेंसिटिव थीं, जिसके चलते डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ऐसा निर्णय लिया था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर हर साल 2 रिपोर्ट जारी करता है और उसके जरिए अपनी कार्यवाही के बारे में लोगों को बताता है, जो हैं इंटरनेशनल एक्टिविटी रिपोर्ट और इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्ट। कुल मिलाकर के कहें तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर पूरी दुनिया भर में ऐसे लोग जो विभिन्न समस्याओं से घिरे हैं और जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उन्हें ऐसी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुखर रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अब हम आज के दूसरे ग्लोबल एनजीओ के बारे में जानते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हाल ही में सुर्खियों में है क्योंकि इसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत को 142वां स्थान दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ष 1985 में फ्रांस के शहर मॉन्टपेलियर में 4 पत्रकारों द्वारा गठित हुआ था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और यह एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जिसे यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी का सलाहकारी दर्जा यानी कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। यह दुनिया भर में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहता है। इसके लिए रिपोर्ट और सूचकांक जारी कर दुनिया भर के देशों में पत्रकारों, ब्लॉगरों, लेखकों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता की स्थिति को उजागर करता है। यह संगठन हर साल
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। इसके साथ ही यह एनिमीज़ ऑफ द इंटरनेट रिपोर्ट भी जारी करता है, जिससे चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देशों पर बेहतर कार्य करने के लिए दबाव भी पड़ता है। विश्व भर में सूचना की स्वतंत्रता के लिए यह रिपोर्ट जारी करता है और यह संगठन पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, उनको जबरन हिरासत में लेने या उन्हें गलत प्रक्रिया अपनाने के साथ मृत्युदंड देने के खिलाफ है। यह संगठन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पत्रकार निर्भीक और स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर सकें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आज़ादी के लिए यह कैंपेन चलाकर सक्रिय रूप से कार्य करता है। अब हम आज के तीसरे और अंतिम ग्लोबल एनजीओ के बारे में जानते हैं, जो है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये 2 कारणों से सुर्खियों में है। इसने अपनी स्टडी में कहा है कि पिछले साल यानी 2020 में भारत में उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लेपर्ड यानी तेंदुओं का सर्वाधिक शिकार हुआ। सबसे ज़्यादा पोचिंग की घटनाएं, लेपर्ड पोचिंग की, इन्हीं 2 राज्यों में देखी गईं। और इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वन्य जीवों का शिकार फूड, फन और फैशन यानी 3F के चलते 2 गुना हुआ है। ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिसर्च के रूप में एक लीडिंग एनजीओ के रूप में वन्य जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार, उनकी तस्करी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सूचना का प्रसार करता है, ताकि विभिन्न देश इसे रोकने के लिए त्वरित निर्णय और कार्यवाही कर सकें। यह चाहता है कि सस्टेनेबल और लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ही हो, अवैध स्तर पर वाइल्ड लाइफ ट्रेड न हो। यह वन्य जीव अपराधों को रोकने की दिशा में काम करता है। यह एक लीडिंग ग्लोबल एनजीओ है जिसका गठन 1976 में WWF और IUCN ने एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क यानी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के रूप में किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह WWF और IUCN का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। वन्य जीव व्यापार पर डेटा का कलेक्शन करना, उनका एनालिसिस करना और उस पर सुझाव देने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। 2017 में ट्रैफिक एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स के अलावा WWF और IUCN भी शामिल हैं। ट्रैफिक एक कमेटी के द्वारा संचालित होता है, गवर्नड होता है, जो है ट्रैफिक कमेटी, जिसमें WWF और IUCN भी शामिल हैं। इसके अलावा यह साइट्स कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के सचिवालय के साथ भी मजबूत सहयोग सुनिश्चित करता है। यह अवैध वन्य जीव उत्पादों के उपभोग को रोकने के लिए बिहेवियरल चेंज की बात करता है। यह अधारणीय उपभोक्ता मांग यानी अनसस्टेनेबल कंज्यूमर डिमांड्स को रोकने पर बल देता है। ऑनलाइन प्लेटफार्मों और नई प्रौद्योगिकियों के जरिए यह अवैध वन्य जीव व्यापार पर निगाह रखता है। यह वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक साइंस, DNA बारकोडिंग तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है। इसने WWF और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के साथ मिलकर 2020 तक ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में 80% की कटौती करने का लक्ष्य भी बनाया और इन तीनों के गठजोड़ को हम ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ऑनलाइन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिसर्च के रूप में यह जैव विविधता और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विश्व में वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो अवैध तस्करी है, उनका अवैध व्यापार है, उसके खिलाफ मुखर रूप से कार्यवाही करता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है। यह ग्लोबल सार्क एंड रे इनिशिएटिव भी चला रहा है। इसके अलावा यह हाल के समय में अपने प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट के लिए भी जाना गया है और इस प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट के जरिए यह WWF के साथ मिल करके वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब बारी है आज के सवाल की, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB, जो भारत में वन्यजीव अपराध को रोकने की दिशा में काम करता है, ये भारत में किस एक्ट के तहत गठित किया गया है?